सुर्खियों में। नमस्कार, हमारे इस खास कार्यक्रम सुर्खियों में के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ धारणा सचदेव। श्रोताओं, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम इस कार्यक्रम में समसामयिक और खास तौर पर आप श्रोताओं से जुड़े विषयों पर बात करते हैं। आज बात करेंगे गुजरात में अखिल भारतीय प्राइमरी शिक्षक संघ के राष्ट्रीय अधिवेशन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिए गए चर्चित और प्रेरक संबोधन पर। इस संबोधन में प्रधानमंत्री ने आजादी के अमृतकाल में शिक्षकों की भूमिका, नई शिक्षा नीति का महत्व, बेटियों की पढ़ाई, स्कूल में अभिभावकों की भागीदारी और पूर्व विद्यार्थियों को स्कूल से जोड़ने, शिक्षकों के सामने आ रही चुनौतियों, शिक्षा में तकनीकी के इस्तेमाल सहित कई ज्वलंत मुद्दों पर प्रकाश डाला और शिक्षकों को भविष्य की भूमिका के लिए भी तैयार रहने को कहा। इस संबोधन की खास बात यह थी कि यह संबोधन भाषण ही नहीं बल्कि परस्पर संवाद शैली में था। आज के इस कार्यक्रम में हम प्रधानमंत्री के इस संबोधन से जुड़े विषयों और निहित अर्थों को विस्तार से समझाने का प्रयास करेंगे। इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं श्री विकास दवे जी। आप जानी मानी साक्षात्कार पत्रिका के संपादक हैं, शिक्षा के क्षेत्र में विगत 30 वर्षों से सक्रिय हैं और वर्तमान में साहित्य अकादमी मध्य प्रदेश में निदेशक पद पर हैं। आपका स्वागत है सर। नमस्कार धारणा जी, हम अपनी बात प्रारंभ कर सकते हैं। जी 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 बिल्कुल विकास जी। पहला प्रश्न मैं आपसे यही करना चाहूँगी। हमारे प्रधानमंत्री जी का कहना है कि आज़ादी के अमृतकाल में भारत विकसित होने के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है और उसमें शिक्षकों की भूमिका भी बहुत बड़ी है समय के साथ। आप इस चीज़ को लेके, इस बात को लेके क्या कहना चाहेंगे? वास्तव में माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब इस बात का उल्लेख किया तो उसके नेपथ्य में हम सबको नई शिक्षा नीति दिखाई दे रही है। एनईपी 2020 जिसको हमने कहा है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जी। उसमें वास्तव में सबसे अच्छी बात जो हुई है इस बार एक लंबे समय के पश्चात, वह यह हुई है कि हम जितने परिवर्तन करने वाले हैं वे सारे के सारे परिवर्तनों के केंद्र में या तो बच्चा है अर्थात विद्यार्थी या शिक्षक है, और उसमें भी शिक्षक की गरिमा को स्थापित करना, इसको मैं शायद पुनर्स्थापित करना कहूँ तो और ज़्यादा अच्छा लगेगा। यह उसके मूल में है। सच बात तो यह है कि हमने अपने समाज जीवन के क्षेत्र में कई प्रकार के वृत्तियाँ होती है, प्रोफेशन होते हैं, उन सबको हम जब देखते हैं तो हमारे ध्यान में आता है कि कहीं ना कहीं हर एक वृत्ति एक प्रकार का टोली का काम माना जाता है। अगर मैं सीधे उदाहरण दूँ स्पष्ट करने के लिए तो आपको 2 उदाहरण दे सकता हूँ। एक सैनिक जब अपने दुश्मन से लड़ रहा होता है सीमा पर जाकर के, तो उसे कभी भी यह नहीं देखना होता कि मेरी बंदूक के लिए गोला बारूद कितना बचा है। एक उसके साथ दूसरा सैनिक तैयार खड़ा होता है जो एक पेटी लेकर के और कारतूस लेकर के तैयार होता है। उसे इस बात की चिंता नहीं होती कि मेरी ड्रेस गंदी हो रही है, उसको धोएगा कौन, चूंकि सेना में एक धोबी की व्यवस्था होती है, वह भी सैनिक होता है, एक भोजन बनाने वाला होता है। इन सारी समस्याओं से मुक्त होने के बाद सैनिक केवल अपने लक्ष्य की ओर टारगेट करके उसको लक्ष्य को ही साधने के लिए सदैव सन्नद्ध रहता है। ऐसा का ऐसा एक और उदाहरण हमको ध्यान आता होगा जब डॉक्टर ऑपरेशन करते हैं। हम कई बार फिल्मों में भी सर्जन को शल्य चिकित्सा करते हुए देखते हैं तो हमारे ध्यान में आता है कि वह मुंह पर पट्टी बांधे हुए अपने रोगी की चीरफाड़ कर रहा होता है। अत्यंत संवेदनशील समय होता है। वह एक तरफ हाथ जैसे ही फैलाता है तो उसके हाथ पर कैंची आ जाती है, दूसरी तरफ जब हाथ फैलाता है तो सुई धागा आ जाता है। आखिरकार कौन लोग होते हैं जो डॉक्टर की मन स्थिति को, उस पूरी प्रक्रिया को समझकर उसके टूल्स उपलब्ध कराते हैं? इसके विपरीत जब मैं देखता हूं कि एक अध्यापक को कितने मोर्चों पर लड़ना होता है। एक अध्यापक जब कक्षा में जाते हैं तो उनके सामने केवल विद्यार्थी नहीं होते बल्कि उस समय उनके मानस पर अनेक प्रकार के दबाव होते हैं। उन्हें पाठ्यक्रम भी पूरा करना है, उनको अभिभावकों की अपेक्षाओं की पूर्ति करना है, प्राचार्य के द्वारा दिए हुए प्रशासनिक कामों को पूरा करना है, त्रैमासिक, षड्मासिक या वार्षिक परीक्षाओं से पहले अपने पाठ्यक्रम को पूरा करना है, बच्चों की कॉपियां जांचना है, परीक्षा के प्रश्न पत्र तैयार करना है, प्रश्न पत्र से परीक्षा दे चुका विद्यार्थी तो उसकी कॉपियों को जांचना है, अंकों को शीट में भरना है, उनकी प्रावीण्य सूची तैयार करना है। इतने सारे काम शिक्षक के पास होते हैं, लेकिन दुर्भाग्य से यह शिक्षक ऐसी वृत्ति वाला व्यक्ति है, उनका प्रोफेशन ऐसा है कि वो हर मोर्चे पर अपने आप में अकेला खड़ा होता है।
उस शिक्षक को अपने सारे काम करना होते हैं। और इसके अलावा इन दिनों तो हम लोग कई बार ये भी कहने लगे हैं कि शिक्षक जो शिक्षकेतर काम करने लगे हैं, शिक्षा से हट करके जो काम जो सामान्यतः प्रशासनिक तौर पर दिए जाते हैं, लेकिन इन दिनों सब लोग इस बात को अनुभव करते हैं कि शिक्षक को अब थोड़ा मुक्त करना चाहिए। और इसलिए प्रधानमंत्री जी ने जब कहा कि शिक्षक हमारी ताकत है, तो मुझे लगता है कि ये एकदम सही कथन है उनका। और इस दिशा में अब शिक्षा जगत को विचार करना चाहिए कि शिक्षक को हम अधिकतम क्या सुविधाएं दे सकें। और यही जो शिक्षक को जब यह अवसर मिलेगा तो निश्चित तौर पर भारत को जो शिखर पर शीर्ष पर ले जाने की हम बात कर रहे हैं अमृत काल में, वो हमारा लक्ष्य भी हम साध सकेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। शिक्षकों के महत्व को, शिक्षकों की भूमिका को बहुत ही सशक्त उदाहरणों के साथ आपने बताया विकास जी। अगला प्रश्न मैं आपसे ये करना चाहूँगी विकास जी कि प्रधानमंत्री जी ने अपने कई उदाहरणों के जरिए भी बताया है कि विदेश में भारतीय शिक्षकों की बड़ी साख है और भूटान, सऊदी अरब ऐसे कई देशों के राज परिवार के सदस्य भी भारत में ही पढ़े हैं। और WHO के मुखिया टेड रॉस जो हैं, उन्होंने भी कहा कि उनके जीवन को बनाने में भारत के शिक्षक का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। परिवार के बाद अगर कोई आपका कीमत समझता है, आपकी पहचान कराता है, तो वो एक शिक्षक ही है। तो आप उसको लेके आप क्या कहना चाहेंगे, आपके क्या विचार? वास्तव में प्रधानमंत्री जी ने जिस ओर संकेत किया है, उस ओर वे ही संकेत इसलिए कर सकते थे क्योंकि हम सब जानते हैं कि वे लगातार विश्व के भ्रमण पर रहते हैं। उन्होंने संपूर्ण विश्व में घूम करके इस बात को अनुभव किया और विशेष करके विदेशों में सेवाएं देने के लिए या व्यापार की दृष्टि से या शिक्षा के लिए जाने वाले बच्चे भी जो बाहर जाते हैं वो लोग इस बात को अनुभव करते हैं। सौभाग्य रहा कि मैं भी 2 बार विदेश यात्राओं पर गया। दोनों साहित्य से संबंधित यात्राएं थी। फिजी में विश्व हिंदी सम्मेलन था और पेरिस में मैं अंतर्राष्ट्रीय साहित्य उत्सव में गया था। दोनों ही बार जाने पर मैंने इस बात को अनुभूत किया कि वहाँ पर भारतीय शिक्षकों को लेकर अत्यंत श्रद्धा का भाव है, उनके प्रति सम्मान का भाव बहुत है। और बहुत स्पष्ट रूप से जब हम चर्चा करते हैं तो वहाँ के लोग इस बात को स्वीकारते हैं कि भारतीय शिक्षक केवल विषय का विशेषज्ञ नहीं होता है। सामान्यतः हम देखते हैं कि दुनिया भर के शिक्षकों की ख्याति किस लिए होती है कि वे अपने विषय के विशेषज्ञ हैं, लेकिन भारतीय शिक्षक का जो मूल स्वरूप है, उस स्वरूप को अगर हमको समझना है तो भारत में मुझे लगता है कि सबसे अच्छा उदाहरण गीजू भाई का है। गीजू भाई मूलतः अधिवक्ता थे, वकील थे और संयोग से प्रधानमंत्री जी का ये पूरा उद्बोधन जिस धरती पर हो रहा था उसी गुजरात की धरती से वो निकले। शिशुओं की शिक्षा को लेकर के वो चिंतित थे और अंततः उन्होंने अपनी मूल वृत्ति को यानी अपने व्यवसाय को, अधिवक्ता के व्यवसाय को छोड़ करके केवल शिशुओं की शिक्षा के लिए अपना पूरा जीवन अर्पित कर दिया। और आप देखिए कि उन्होंने माँ बनकर के बच्चों पर इतना स्नेह लुटाया कि उनका चित्र जब हम इंटरनेट के माध्यम से या अन्यत्र कहीं देखेंगे तो उनकी मूछें बहुत बड़ी बड़ी होती थी। तो उनको जो विशेषण मिला वो मुझे लगता है कि भारतीय शिक्षकों के लिए एक प्रकार का सम्मान पत्र है। उनको कहा जाता था मूछों वाली माँ। मुझे लगता है कि भारत का जो शिक्षक माँ बनकर के बच्चों को स्नेह पूर्वक शिक्षा दान देता है। कुछ अपवाद होते हैं लेकिन हम उसकी चर्चा करके निराश न हो। अधिसंख्य शिक्षक हमारे ऐसे हैं जो बच्चों को सदैव अपडेट रह करके स्नेह के साथ शिक्षा प्रदान करते हैं। बिल्कुल। आपने चूंकि विदेश में अनेक राष्ट्राध्यक्षों की बातचीत की तो मुझे एक बड़ा अच्छा उदाहरण इस समय याद आ रहा है। मैं उस राष्ट्र का नाम भूल रहा हूँ लेकिन उदाहरण सच है, ये कोई काल्पनिक कथानक नहीं है। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी हमारे राष्ट्रपति थे और वे एक देश में की राजनयिक की यात्रा पर गए। वो देश ऐसा देश था जहां पर आज भी सुल्तानी परंपरा चलती थी। तो सुल्तान जो है वह सर्वोच्च सत्ता होता है देश की। उससे भी बढ़कर बात यह थी कि संपूर्ण देश की भावनात्मक सम्मान की जो श्रद्धा की जो भावना है वह उस देश के सिंहासन के प्रति होती थी। तो राष्ट्राध्यक्ष से भी अधिक सम्मानित सिंहासन यानी क्राउन होता था। तो हुआ यह कि जब शंकर दयाल जी शर्मा गए तो वहां के राष्ट्राध्यक्ष ने अपने उस सिंहासन पर शंकर दयाल शर्मा जी को बैठाया और खुद आलती पालती मार करके नीचे जमीन पर बैठे हाथ जोड़ करके। अब मीडिया ने उस चित्र को खींचा और अगले दिन सारे देश के अखबार जो थे उसके फ्रंट पेज पर ये फोटो छपा। पूरे देश में बवाल मचा कि भाई ऐसा कैसे हो गया, एक दूसरे देश का राष्ट्रपति आया और जिस सिंहासन पर हमारे राष्ट्राध्यक्ष और सुल्तान बैठते हैं उस पर किसी दूसरे राष्ट्र के राष्ट्रपति को कैसे बैठाया। तो उस देश के राष्ट्राध्यक्ष ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला करके देश भर के लोगों को संबोधित किया। उसमें उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि देखिए, मैं शिक्षा प्राप्त करने के लिए भारत गया था और दिल्ली के अनेक विश्वविद्यालयों में मैंने अपनी सारी शिक्षाएं पूर्ण की।
मैंने भारत में रह करके इस बात को सीखा है कि विद्यार्थी जिस गुरु से ज्ञान प्राप्त करता है उसका सम्मान कैसे किया जाता है। ये जो चित्र आप लोगों ने देखा, इसमें जमीन पर बैठा हुआ व्यक्ति राष्ट्राध्यक्ष नहीं है, ये एक शिष्य है। और डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा भारत में प्राध्यापक रहे हैं, वो गुरु रहे हैं। तो सिंहासन पर बैठा हुआ व्यक्ति गुरु है, भारत का राष्ट्रपति नहीं है। और उनकी इस स्पष्टीकरण को पूरे देश ने एक स्वर में स्वीकार कर लिया और उन्होंने कहा कि फिर ये ठीक हुआ है। तो कहने का तात्पर्य भारत के शिक्षा जगत को लेकर के, शिक्षकों को लेकर के पूरी दुनिया का जो सम्मान का भाव है वो निश्चित तौर पर अप्रतिम है और इस पर हमको गर्व करना चाहिए। ये हमारी परंपरा भी है। बिल्कुल, भारतीय शिक्षक हर जगह काबिले तारीफ है। और साथ ही एक बात जानना चाहूंगी, आज के समय में अब 21वीं सदी की बात करें तो पहले बहुत वैल्यू सिस्टम था, शिक्षकों की जगह अलग थी। आज बहुत बदलाव आ गया है परिस्थितियों में, शिक्षक भी बदल रहे हैं, छात्र भी बदल रहे हैं। तो इन बदलती हुई परिस्थितियों में हम कैसे आगे बढ़ें, ये बहुत अहम बात है, बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। इस बात को लेकर आप क्या कहेंगे? मैं अनेक बार इस विषय में कुछ उदाहरण भी देता हूँ। प्राचीन काल में हम लोग देखते हैं कि शिक्षक की गरिमा अत्यधिक उदात्त अवस्था में हमको दिखाई देती है। कई ऐतिहासिक उदाहरण देखें तो विशेष करके चाणक्य, हम देखते हैं कि एक पूरा मगध साम्राज्य और उस मगध साम्राज्य को चुनौती देने के लिए एक शिक्षक अपनी शिखा को खोल देता है और वो घोषणा करता है कि शिक्षक साधारण नहीं होता राजन, उसकी गोद में प्रलय और निर्माण खेलते हैं। तो उन्होंने बताया कि शिक्षक कैसा होता है और अंततः एक गणरीय बालक चंद्रगुप्त को राजा बना देते हैं। लेकिन शिक्षक की असली भूमिका इसके बाद शुरू होती है। चंद्रगुप्त जब राज्याभिषेक हो जाता है तो चाणक्य से आग्रह करते हैं कि आपकी कृपा से मैं राजा बना हूं और इतना बड़ा मगध साम्राज्य में संभाल नहीं पाऊंगा, तो आपकी राजकाज के काम में मुझे आवश्यकता है। अब आप घोषित रूप से आप राजा हों या अघोषित हों, लेकिन मैं आपकी आज्ञा का पालन करते हुए पूरा राजकाज चलाना चाहता हूं। आश्चर्यजनक रूप से चाणक्य ने कहा कि शिक्षक राजा नहीं बनता, वह राजा बनाता है। और इसलिए उन्होंने कहा कि मेरी भूमिका अब समाप्त हो गई। और एक कदम और आगे चल करके चाणक्य ने कहा कि मैं कहीं राज सत्ता से प्राप्त होने वाले सुख को प्राप्त करके इस वैभव के लालच में पड़कर अपना दायित्व न भूल जाऊं, इसलिए मैं तुम्हारे राज्य के अंतिम छोर पर रहूंगा। और वो राज्य की सीमा पर एक पर्णकुटी बना करके वहां पर रहते हैं और वो कहते हैं कि तुम जब गलती करोगे मैं तुम्हारी गलतियों को इंगित करने के लिए फिर से दरबार में आकर के खड़ा हो जाऊंगा, तुम निश्चिंत मत रहना कि मैं कुछ नहीं कहने वाला। तो ये शिक्षक की भूमिका होती है। लेकिन आपने जैसा कहा कि आधुनिक युग में, जिसको हम गूगल युग कह रहे हैं, इंटरनेट युग कह रहे हैं, तकनीकी का विकास हुआ है, तो वास्तव में यहाँ आते आते ये परंपरा समाप्त हुई है क्या? लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि चाणक्य से चली हुई ये परंपरा अभी समाप्त नहीं हुई है। इसका ताजा उदाहरण मैं आपको बताता हूं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आपकी और हमारी पीढ़ी के सामने राष्ट्रपति बने, लेकिन हम सबका सौभाग्य कि हमने उस स्वर्णिम युग को देखा कि राष्ट्रपति पद के दायित्व से मुक्त होकर के अपना एक झोला और एक वीणा उठा करके कलाम साहब ने सबसे पहला काम ये किया था कि एक विश्वविद्यालय के प्राध्यापक का काम प्रारंभ किया। तुरंत निवृत्त होते ही उन्होंने विद्यार्थियों के बीच में जाकर कक्षाएं लेना प्रारंभ कर दी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बिल क्लिंटन जी का भी इसी प्रकार का उदाहरण है। लेकिन भारत में कलाम साहब एक आदर्श शिक्षक रहे। तो मुझे ऐसा लगता है कि पुरानी परंपरा में और नई परंपरा में ये बात तो रही है, शिक्षक के गरिमा कहें या गौरव कहें, उसमें कुछ थोड़ा थोड़ा हमने हानि होते हुए देखी है। नई पीढ़ी के बच्चों ने उस गौरव को कहीं ना कहीं कलंकित करने का भी प्रयास किया, विद्यार्थियों ने भी। और कभी कभी दुर्भाग्य से हम सब लोग जब गंभीरता से विचार करते हैं तो ये भी कहते हैं कि इसमें शिक्षकों की भी थोड़ी थोड़ी भूमिका रही। लेकिन इन सब कारणों पर न जाते हुए मुझे ऐसा लगता है कि जो सकारात्मक वातावरण है भारत का इस समय अमृत काल में, उसमें इन उदाहरणों के परिप्रेक्ष्य में हम इस बात को कह सकते हैं कि शिक्षक की गरिमा जैसी कल थी वैसी आज भी है और वैसी कल भी रहेगी। क्या बात है, इतने पॉजिटिव दृष्टिकोण के साथ आपने सशक्त शिक्षक और सशक्त उदाहरण देकर उनकी भूमिका को समझाया। और अभी जैसे आपने जिक्र किया कि गूगल वाली बात की कि आजकल छात्राओं ने ये समझ लिया है कि गूगल से ही उनको सब जानकारी मिल सकती। तो इस बात को लेकर भी प्रधानमंत्री जी ने यही कहना था कि गूगल में डाटा ज़रूर मिल सकता है पर सही जानकारी और सही निर्णय क्षमता, जो डिसीजन लेने की क्षमता है, वो एक गुरु ही दे सकता है। तो ये बात उन्होंने जो कही कि गुरु ही छात्र को सही दृष्टिकोण दे सकता है, तो इसको लेकर आप
थोड़ा सा और विस्तार करेंगे? मैं चूंकि बाल साहित्य का विद्यार्थी हूँ और बाल मनोविज्ञान भी पढ़ता हूँ, जी जी। तो इसलिए ये बात हम लोग लगातार इस बात को अनुभव कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने जो कहा वो वास्तव में सच है कि इन दिनों मैं भी मजाक में कई बार कहता हूँ कि अब सूचनाओं का बवंडर नहीं है, सूचनाओं की सुनामी आई हुई है। जी क्या आप देखिए कि लगातार इतनी सूचनाएं सही। कि इंटरनेट के ये क्षेत्र के जो जानकार हैं वो बताते हैं कि जब हमारी घड़ी में 1 सेकंड गुजर रहा होता है, उस समय पूरे इंटरनेट के धरातल पर लगभग 50 करोड़ सूचनाएं नई जन्म ले रही होती। अब इस गति को अगर हम देखें तो हमको लगता है कि आज का बच्चा यानी जिसको कहते हैं कि भूसे में से सुई ढूंढने जैसा, सच में। वो ढूंढना क्या चाहता है और उसको मिलता क्या है। हम्म। और ये ही मुझे लगता है कि इंटरनेट का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि उसमें कोई लगाम नहीं है। जी बच्चा, आप अगर कोई विषय उसको बताएंगे और वो गूगल पर सर्च करना प्रारंभ करता है तो उसको इतनी गंदी चीज़ें भी मिलने लगती, इतनी बेकार चीज़ें भी मिलती जो उस विषय से संबंध ही नहीं रखती। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस तकनीक को हम गुरु का विकल्प तो नहीं बना सकते। गुरु गुरु होता है। जी ये जरूर है कि गुरु को हमेशा अपडेट रहने की आदत रखना पड़ेगी, क्योंकि हम समय के गूगल पीढ़ी को पढ़ाने के लिए जा रहे हैं। जी। मैं कई बार शिक्षकों के कुछ प्रशिक्षणों में मेरा जाना होता है। मैं चूंकि सामाजिक क्षेत्र में एक ऐसी संस्था से संबद्ध हूँ विगत 3 दशकों से, जो लगभग 30,000 विद्यालय पूरे भारत में चलाती है। और उस संस्था में लगातार हम लोग शिक्षकों का प्रशिक्षण करते हैं, तो हम लोग भी इस बात का आग्रह करते हैं कि शिक्षक को बच्चों के साथ उसके धरातल पर हमेशा अपडेट रहना चाहिए। तो कई बार मजाक में मैं एक उदाहरण देता हूं कि एक शिक्षक ने ताज़ा बीएड और एमएड किया हुआ था। बड़े आत्मविश्वास के साथ वो गए कक्षा में और उन्होंने सोचा था कि आज जो लेसन मुझे क्लास में लेना है तो उसमें वो बताने वाले थे कि भारत में कितने राज्य हैं, और उन्होंने पूरे आत्मविश्वास से कक्षा में जाकर के कहा कि भारत में इतने राज्य हैं। अब जो व्यक्ति इतना स्नातकोत्तर तक का अध्ययन किया हुआ है, जिसने शिक्षा शास्त्र का अध्ययन किया है, उनका आत्मविश्वास एकदम डामाडोल हो गया जब एक बच्चे ने खड़े होकर के कहा कि आप जो संख्या बड़ा बता रहे हैं वह एक कम है, इससे एक राज्य ज़्यादा है। तो शिक्षक ने कहा कि ऐसा तुम कैसे कह सकते हो, मैं पक्का हूँ कि भाई मैंने पढ़ा भी है किताबों में। तो उसने कहा कि नहीं, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन आपने आज सुबह का अखबार पढ़ा है क्या? एक राज्य का विभाजन होकर के उसे 2 हिस्सों में विभाजित किया गया है और उसको मान्यता मिली है। तो रात में ही एक काम हुआ है और आज सुबह का अखबार। ये नई पीढ़ी है। इस नई पीढ़ी के साथ कदम से कदम मिला करके चलना ये शिक्षक के लिए जरूरी भी है। और सूचना के इस बवंडर में शिक्षक ज्ञान दे, इसके लिए मैं केवल एक ही उदाहरण देता हूं। कई बार कि बच्चे इन दिनों साहस से ही कहता हूं कि बच्चों को इतनी जानकारियां हो गई कि उसको ये पता है कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में सबसे लंबा व्यक्ति कौन से देश का है, कहाँ का है, सबसे छोटा व्यक्ति कौन सा है, उसकी हाइट कितनी है, सबसे मोटा आदमी, सबसे पतला आदमी, सब जानकारियां हैं। और कई बार तो ये तक देखते हैं कि सबसे दूर तक थूकने का रिकॉर्ड किसने बनाया, ये तक बच्चों को पता है। लेकिन यही बच्चा अगर खेल के मैदान में जाकर के गिर जाए और ईश्वर न करे उसको कहीं कोहनी में, घुटने में चोट लगे, तो हमारे इस नई पीढ़ी के बच्चे को ये पता नहीं है कि दौड़कर घर में जाए और हल्दी लगा ले उस घाव पर तो खून बहना बंद हो जाएगा। मुझे लगता है कि ये सूचना और ज्ञान का अंतर है। दूर तक थूकने का रिकॉर्ड व्यक्ति को जीवन भर कोई काम नहीं आने वाला है। वो सीखे, कोई समस्या नहीं है। सूचनाएं भी दिमाग में रखना चाहिए, जनरल नॉलेज अपडेट रखना ये एक बात है, लेकिन ज्ञान प्राप्त करना जीवन चलाने के लिए बहुत आवश्यक है और वो केवल गुरु दे सकता है। ये किसी इंटरनेट से नहीं पाया जा सकता। बहुत सही बात कही सर आप। आज के समय में माता पिता और गुरु के सामने छात्रों की जिज्ञासा और कौतूहल को शांत करने के लिए अपने आप को अपडेट रखना बहुत ज़रूरी हो गया है। तो समय के साथ बदलाव ज़रूरी है। अगर परिस्थितियां बदल रही हैं, समय बदल रहा है, छात्र बदल रहे हैं, तो शिक्षकों को और साथ में माँ बाप जो सबसे पहले शिक्षक हैं बच्चे के, उनको सबको अपडेट रहना बहुत ज़रूरी है। तो वही जैसे अभी आपने सर बोला कि बच्चों के लिए इतने सारे आज इन्फॉर्मेशंस आ गई हैं, इतनी जानकारियों के बीच में भूसे में से सुई निकालने वाला काम है कि वो सही मायने में ज्ञान और उसमें अंतर समझ सके जानकारी में। तो इतनी इस समय में डीप लर्निंग और लॉजिकल कंक्लूजन तक, मतलब वो डिसीजन पावर उनकी बढ़ाने के लिए उनको क्या करना चाहिए, उस तक पहुंचने के लिए आज छात्र क्या करे और शिक्षक क्या करे उस छात्र के कौतूहल तक सेटिस्फाई करने के लिए, उसको लेके आप क्या कहेंगे सर? आपने प्रश्न में एक बहुत अच्छा शब्द प्रयोग कर लिया, कौतूहल, जिज्ञासा जिसको हम कहते हैं। सामान्यतया इन दिनों हमने देखा होगा कि बच्चों में जिज्ञासा का भाव तो बड़ा है, लेकिन उस जिज्ञासा के भाव की दिशा को परिष्कृत करना ये शिक्षक का काम है। आप देखिए कि इन दिनों बच्चे को जिस अवस्था में जिन बातों का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए
उससे आगे का ज्ञान तो वो प्राप्त करने के लिए जिज्ञासु है। लेकिन उस अवस्था में जिस ज्ञान को सचमुच उपयोग में लाना पड़ेगा उसको जीवन में, वो प्राप्त करने की वो कोशिश नहीं कर रहा है। यानी मैं सीधे अगर इस बात को कहूँ तो इन दिनों तमाम अश्लील सामग्रियां रहती है तो बच्चों के हाथों तक वो सहज रूप से पहुंच जाती है। चाइल्ड लॉक और ये और सब असफल हो रहा है। इसके विपरीत हम कल्पना करके देखें कि हम में से हमारे जितने बच्चे हैं, करोड़ों बच्चे हैं देश के, उनमें से कितने बच्चे कभी गूगल पर, यूट्यूब पर यह सर्च करते होंगे कि उनके लिए कौन सा भोजन स्वास्थ्य के लिए लाभदायक रहेगा, अंकुरित अनाज के क्या लाभ हो सकते हैं। ऐसा कोई बच्चा करता हो गया क्या? हमको कल्पना ही नहीं है। आज उसकी आवश्यकता है शरीर को स्वस्थ रखना, आज उसकी आवश्यकता है मानस को स्वस्थ रखना, स्मरण शक्ति बढ़ाने के लिए उसको क्या करना चाहिए। ऐसा बच्चा कोई इंटरनेट पर सर्च करता मैंने तो आज तक नहीं देखा। तो शिक्षक का काम यही है, वो शिक्षक बच्चों को कहेगा कि तुमको किस दिशा में आगे बढ़ना है। इस मामले में एक बात मैं जरूर कहना चाहूँगा कि धारणा जी, आपने भी देखा होगा कि हमारे संस्कृत वाङ्मय के या भारतीय ग्रंथ जितने भी हैं, उन ग्रंथों को आप देखेंगे तो आपको ध्यान में आएगा कि प्रत्येक ग्रंथ का प्रारंभ कैसे होता है। वेद, पुराण, स्मृति, दर्शन, हर एक को आप देखते हैं तो कोई विद्यार्थी प्रश्न कर रहा है जी, गुरु से विद्यार्थी जिज्ञासा प्रकट कर रहा है और गुरु उसका समाधान करते हुए जो बातें कहते हैं वो सारी बातें ही वेद, पुराण, शास्त्र, दर्शन, स्मृति बन गए। आप देखिए कि अंग्रेजी शिक्षा पद्धति का सबसे बड़ा दुष्प्रभाव भारतीय शिक्षा पद्धति पर जो पड़ा वो ये पड़ा कि हमारे शिक्षकों ने ये समझ लिया कि प्रश्न करने का अधिकार हमारा है। इन दिनों आप कक्षा का दृश्य जब देखेंगे तो अध्यापक, आप कोई नाटक पढ़ लीजिए, साहित्य का विद्यार्थी हूं मैं इसलिए मैं ये भी कहता हूं, आप कोई कहानी पढ़ेंगे, नाटक पढ़ेंगे, कविता पढ़ेंगे तो उसमें शिक्षक क्या कर रहा है, सुरेश तुम ये बताओ, रमेश तुम ये बताओ। अब ये सुरेश तुम बताओ, रमेश तुम बताओ के कारण से जितने सुरेश रमेश हैं वो एक प्रकार के अवसाद और तनाव में रहते हैं। उनको ये लगता है पता नहीं शिक्षक कब खड़ा करके क्या पूछ लेंगे। दुनिया भर का ज्ञान तो बच्चों को होता नहीं है। और उसके बाद कभी कभी दुर्भाग्य से शिक्षक जब आक्रामक होते हैं तो हम ऐसे दृश्य भी देखते हैं कि कक्षा से बाहर निकल जाओ, दीवार की तरफ मुंह करके खड़े हो जाओ या टेबल पर खड़े हो जाओ, तुमको इतना भी नहीं आता है। मेरा ऐसा निवेदन है कि प्रश्न कौन करे इस विषय पर विचार नई शिक्षा नीति में हुआ भी है और आगे शिक्षकों को भी इस पर विचार करना चाहिए कि वे बच्चों के जिज्ञासा भाव को जागृत करें। वे बच्चों को इतना इस प्रकार से ज्ञान प्रदान करें कि बच्चा उसी में से प्रश्न निकाले और वो प्रश्न अपने अध्यापक से करने में डरे नहीं और उत्तर देने का काम अध्यापक करे। ये एक परिवर्तन यदि हो गया तो मुझे लगता है कि हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति का लगभग 80% भाग सफल हो जाएगा इस एक परिवर्तन से। और इसलिए मैं बार बार इसको कहता हूं कि ये मूल सूत्र है शिक्षा नीति में परिवर्तन का, इसको हमको जरूर मूर्त रूप देना चाहिए। जी बिल्कुल सही कहा आपने। हम नई शिक्षा नीति में पूरी तरह से इसी चीज़ का अमली जामा पहनाना चाहिए कायदे से कि पहले स्कूलों में सिर्फ पढ़ाई के नाम पर बच्चों को किताबी ज्ञान मिलता था, अब उनको प्रैक्टिकल नॉलेज पूरी तरह से मिले और प्रैक्टिकल और व्यावहारिक ज्ञान मिलना चाहिए। एक चीज़ और है सर कि प्रधानमंत्री जी ने शिक्षकों को विशेष आगाह भी किया उस संबोधन में कि इस बात को हमेशा ध्यान में रखें कि विद्यार्थी आपसे, आपकी सोच से, अपने बैठने, आपकी चाल से, आपके रोज़मर्रा के व्यवहार से और आपके बोलचाल से बहुत कुछ सीखता है। तो इस बात को लेके आप क्या कहना चाहेंगे कि एक आइडियल टीचर की इमेज जो होनी चाहिए बच्चों के लिए और खासकर प्राइमरी के बच्चों के लिए, तो उसमें उनका क्या रोल है? निश्चित रूप से आपके प्रश्न में हमारे भारतीय वाङ्मय का एक बहुत बड़ा सिद्धांत छुपा हुआ है। आपने जब ये कहा कि बच्चे आचरण से सीखते हैं जी। ये बाल मनोविज्ञान का कॉन्सेप्ट है, ये कोई शिक्षा जगत का नहीं है। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि बच्चा अपने संपूर्ण जीवन काल में, बच्चा यानी प्रत्येक मनुष्य अपने पूरे जीवन काल में जितना ज्ञान प्राप्त करता है उसका 25% भाग अनुकरण से सीखता है जी। हमारे यहाँ पर शिक्षक के लिए यूं तो कई शब्द प्रयोग हुए हैं, कई विशेषण प्रयोग हुए हैं, लेकिन सबसे प्राचीन प्रयोग जो है वह है आचार्य। और आचार्य को संस्कृत व्याकरण की दृष्टि से हम देखें तो उसका एक ही अर्थ होता है, जिसके आचरण को देख करके हम सीख सकें वह आचार्य होता है। और उसके बाद ये यात्रा आगे बढ़ी तो बाद में वह शिक्षक हुआ और चलते चलते शिक्षक से फिर उसको हमारे ही लोगों ने मास्टर बना दिया, मास्टर से आगे चलते चलते टीचर बना दिया और टीचर बनाने के बाद उस गरिमा को समाप्त करने के लिए लोगों ने सहास से चुटकुले बनाना प्रारंभ कर दिए कि टीचर यानी कौन, तो वो संधि विच्छेद करके कहते हैं कि अपने कार्य के समय में जो टी चरता रहे
हमेशा बैठ करके चाय पीते रहते हैं, ओहो। वो टीचर। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा है नहीं, जी परिदृश्य भी इतना खराब नहीं है। जी बिल्कुल इक्का दुक्का व्यक्ति हर क्षेत्र में गड़बड़ हो सकते हैं, ये हम मानते हैं, लेकिन बिल्कुल। हमारे यहाँ पर बच्चे जो है वो निश्चित तौर पर शिक्षक के आचरण से सीखते हैं। मुझे अभी एक साहित्यकार का नाम स्मरण नहीं आ रहा, लेकिन उनकी एक बड़ी अच्छी कविता है। उस कविता में विद्यार्थी कहता है कि मैं आपके सारे सद्गुणों को सीखना चाहता हूँ। जी तो वो उस कविता में एक प्रकार से डज एंड डोंट्स बताते हैं कि मैं वो छात्र जो है वो अपेक्षा कर रहा है अध्यापक से जी कि मैं क्या क्या आपसे चाहता हूँ और क्या क्या नहीं चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि मैं कभी आपको जेब से तंबाकू का पाउच निकाल करके तंबाकू खाते हुए देखूं। वाह। मैं नहीं चाहता कि आप किसी विद्यार्थी को कहें कि तू मेरे लिए सिगरेट लेकर के आ। हम्म, मैं नहीं चाहता कि मैं कभी आपको बाजार में भी कोई ऐसा आचरण करते देखूं जिसका मेरे हृदय पर दुष्प्रभाव हो। वो कविता सचमुच मुझे लगता है कि एक प्रकार की आचार संहिता है जी शिक्षक के बिल्कुल लिए। बिल्कुल और मुझे लगता है कि हम सब लोगों को इस दिशा में सोचना चाहिए, विशेष करके शिक्षकों को। बिल्कुल। शिक्षक जो है छोटे बच्चों के लिए परिवार से बाहर वो पहला व्यक्ति है जिसके साथ वो सबसे ज़्यादा समय बिताता है। और आपने बताया आचरण की बात, आचार्य की बात, बहुत ही सशक्त उदाहरणों के साथ आप अपनी बात को भी रख रहे हैं और इन प्रश्नों के बहुत सही उत्तर श्रोताओं तक पहुंच रहे हैं। मैं आपसे एक चीज़ और जानना चाहूँगी विकास जी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में एक बड़ा प्रावधान और किया गया कि मातृभाषा में पढ़ाई कराई जाए। तो इसका लाभ विद्यार्थियों और खासकर ग्रामीण पृष्ठभूमि से आए युवाओं को मिलेगा, कितना मिलेगा, किस तरह मिलेगा, इस बारे में और थोड़ा सा विस्तार से। ये वास्तव में मातृभाषा में शिक्षण का जो प्रश्न है ये अत्यंत संवेदनशील भी रहा है। और हम सब लोग इस बात को अनुभव करते रहे हैं कि कोई भी विद्यार्थी, मनुष्य मात्र, इसमें विद्यार्थी का प्रश्न ही नहीं है, बड़ों पर भी ये बात लागू होती है कि वे जिस बात को, ज्ञान परंपरा को समझना चाहते हैं उसे यदि उस भाषा में समझें जिस भाषा को वो बोलते हैं, लिखते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं, जी तो उनको अपने मस्तिष्क का केवल 25% ऊर्जा का उपयोग करना पड़ता है। ये मनोविज्ञान भी कहता है। जी लेकिन अगर आप किसी अन्य भाषा को, और विशेष करके उस भाषा को पढ़ते, लिखते, समझते हैं जो आपके दैनंदिन जीवन से जुड़ी हुई नहीं है, तो आपको अपनी एफिशिएंसी का 200% उपयोग करना पड़ता है। आपकी पूरी ऊर्जा एक प्रकार से निचोड़ लेता है यह काम। आप सोचते किसी और भाषा में, उसके बाद उस पर जब अपने विचार तैयार करते हैं वो किसी और भाषा में होते हैं, और आप जब लिख रहे होते हैं तब फिर से आप दूसरी भाषा में लिख रहे होते हैं। ये सारी प्रक्रिया जो है ये हमारी ऊर्जा का अपव्यय होती है। दूसरी बात मैं ऐसा भी मानता हूँ कि जैसे हमारी नई शिक्षा नीति में एक बड़ी अच्छी बात है कि मातृभाषा की तो बात की ही है, जी उसके साथ बोलियों की भी बात की है। आप कल्पना करिए, मध्य प्रदेश का एक सामान्य ग्रामीण पृष्ठभूमि का बच्चा मालवी में, निमाड़ी में, बुंदेली में और बघेली में जब पढ़ेगा जी तो उसे तो ऐसा लगेगा कि मैं अपनी माँ से जैसे बात करता हूँ वही बातें मैं पाठ्यक्रम में पढ़ रहा हूँ। आसानी से और समझ पाएंगे। वो वहाँ उस क्षेत्र का रहने वाला शिक्षक उसको आसानी से उस भाषा में समझा सकेगा, और उस भाषा में, उस बोली में वो बच्चा आसानी से समझ भी सकेगा। और अभी तो मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजेस अब में तो भी हिंदी मध्य भाषा प्रदेश का। ने गौरव प्राप्त किया जी, इसका। जी, हमारे यहाँ पर चिकित्सा की पढ़ाई हिंदी में हो ही रही है। तो निश्चित रूप से इस दिशा में अगर हमने सोचना प्रारंभ किया तो एक लाभ और ये होगा कि बच्चा मिट्टी से भी जुड़ेगा। जी मुझे ऐसा लगता है कि मातृभाषा में अध्ययन की बात जब हम करते हैं जी तो बच्चे को हम अपनी राष्ट्रीय चेतना से भी जोड़ते हैं। उसको राष्ट्रभक्त बनाने के लिए आपको अलग से कुछ करना नहीं पड़ेगा। मैं एक जल्दी से 1 मिनट में मैं एक उदाहरण बताना चाहता हूँ। वो उदाहरण मुझे बड़ा भावुक भी करता है। फ्रांस का ये प्रसंग है। फ्रांस पर जर्मनी का आधिपत्य हो गया था। जर्मनी ने एक दिन अचानक घोषणा की कि आज आखिरी दिन है, आज के बाद आप न फ्रेंच में पढ़ेंगे, न आप फ्रेंच में बोलेंगे, न फ्रेंच में सीखेंगे। जी यानी अब आपके ऊपर जर्मनी पूरी तरीके से लाद दी गई है। और ये जो मैं कथानक आपको बता रहा हूँ, ये कथानक फ्रांस के एक बहुत प्रसिद्ध साहित्यकार हैं अल्फांसो डोडे। उनकी बहुत अच्छी कहानी है द लास्ट लेसन। जी अब कथानक यूं हो रहा है कि एक अध्यापक अपनी कक्षा में गए हैं, और आप कल्पना करके देखिए कि उस स्कूल का वो आखिरी पीरियड है, जी अंतिम लास्ट लेसन है बच्चों के लिए भी। लेकिन यह लेसन लास्ट इसलिए बन रहा है क्योंकि मातृभाषा का ये अंतिम पाठ है। इसके बाद वो अपनी मातृभाषा को कभी पढ़ा नहीं पाएंगे और न बच्चे पढ़ पाएंगे। उस उपन्यास के अंत में अध्यापक भी रो रहा है, सारे बच्चे भी रो रहे हैं, और अध्यापक रोते रोते बच्चों से कहता है कि बच्चों, मातृभाषा एक मास्टर चाबी है। इस मास्टर चाबी से तुम्हारी गुलामी का ताला खुलता है। यदि तुम अपनी मातृभाषा की मास्टर चाबी अपने पास बनाए रखोगे तो ये गुलामी का जुआ अपने कंधे से उतारने में तुम 100 साल बाद भी सक्षम हो जाओगे। लेकिन यदि मातृभाषा छोड़ दी
तो आने वाले 1000 साल तक भी तुम इस गुलामी से मुक्त नहीं हो पाओगे। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी का जो कथन है ये उसी दिशा में है। नई शिक्षा नीति भी उसी प्रकार से कह रही है कि हम अपने मातृभाषा की मास्टर चाबी अपने बच्चों को सौंप कर रखें, और ये अपने अमृत काल में और अधिक आवश्यक हो जाता है। तो आज सुर्खियों में कार्यक्रम के इस अंक में बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी किसी नए विषय के साथ। नमस्कार। सुर्खियों में